और आइए अब बात करते हैं एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले और उसके बाद अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई और क्या सवाल उठ रहे हैं। तो एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिला है। पूरे केस में सस्पेंस के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। साक्ष्य कुछ और कहानी कहते हैं तो इस वारदात से जुड़े किरदार कुछ और कहानी बयां करते हैं। वारदात में टाइमिंग शक पैदा करती है तो परिस्थितियां कुछ और ही संकेत देती हैं। पुलिस की थ्योरी कुछ और है, आरोपी का वकील कुछ और कहानी कह रहा है। शक संदेह की मोटी परत के बीच TV9 भारतवर्ष लगातार खुलासे कर रहा है, आपके सामने फैक्ट रख रहा है और मुद्दे उठा रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि सैफ हमला केस में आरोपी के चेहरे में अंतर को लेकर जो मुद्दा TV9 ने उठाया था, वही सवाल बांद्रा कोर्ट में भी उठाए गए हैं। TV9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही ये सवाल सामने रखा था, ये सवाल बताया था हमने कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपी के पिता ने ये सवाल उठाया था, उनसे हमने बात की थी और उसके बाद अब आज जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो बांद्रा कोर्ट में भी यही सवाल उठे। शरीफुल के वकील ने शरीफुल और CCTV में दिख रहे आरोपी की तस्वीर कोर्ट में दिखाई और कहा कि दोनों की तस्वीर मैच नहीं हो रही है, दोनों की तस्वीर में अंतर है। शरीफुल के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है। TV9 लगातार CCTV में दिखने वाले शख्स और गिरफ्तार आरोपी के चेहरे में अंतर को लेकर सवाल पूछ रहा है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि शरीफुल के वकील संदीप शेरखाने ने कस्टडी का विरोध करते हुए बेल एप्लीकेशन में क्या दावा किया। पहला दावा जो उनकी तरफ से किया गया वो ये कि असली आरोपी नहीं मिला है, इसीलिए शरीफुल को पकड़ा गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बिना किसी सबूत के शरीफुल की गिरफ्तारी की गई है। यह भी सवाल उठाया कि CCTV में दिख रहे शख्स और शरीफुल में फर्क है, यानी ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। सरकारी पक्ष की स्टोरी फिल्मी है, गलत है, ये कहा शरीफुल के वकील ने। चोरी के लिए आरोपी के घुसने का आरोप भी गलत है। सैफ अली के घर से 1 रुपए की चोरी नहीं हुई है, ये दावा किया गया। परिवार के किसी सदस्य ने पुलिस को यह खबर नहीं दी कि चोरी हुई है। इमारत के किसी गार्ड ने कोई शोर नहीं मचाया। इमारत में घुसने और निकलने के दौरान किसी ने नहीं देखा शरीफुल को। 11 मंजिल पाइप पर चढ़ा लेकिन किसी को क्यों नहीं दिखा शरीफुल। ये तमाम सवाल शरीफुल के वकील ने उठाए हैं। यही तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लेकिन जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरीफुल के वकील संदीप शेरखाने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर वरुण भार्गव मौजूद हैं जो न्यूरो सर्जन हैं, कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शरीफुल के जो वकील हैं संदीप शेरखाने, आपका बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने जो ये कहा कि CCTV में जो शख्स दिख रहा है और शरीफुल जिसको गिरफ्तार किया गया है वो दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, अंतर है इसमें, ये किस आधार पर आपने बात कही है? हमने हमारा फॉरेंसिक एक प्राइवेट फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालने का प्रयास किया है, जिसमें जॉ लाइन से लेके नेक से आईब्रो से उनके जो फेस स्ट्रक्चर है और स्किन का जो टोन बताया गया है, कलर, वो काफ़ी चीज़ों में पता चलता है कि ये जो व्यक्ति जो 6 माले पे जो फुटेज में जो फोटो दिखाया गया है बंदे को, वो पर्सन और जो अरेस्ट पर्सन से काफ़ी डिफरेंशिएट होता है। और उसमें टेक्निकली हमारे नोज से ईयर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, माथे का चौड़ाई, ये सारी चीज़ों से फॉरेंसिक वाले रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली वही व्यक्ति है या नहीं है। वो कैसे उनको एक आदमी का जो फेस रिकग्निशन होता है वो काफ़ी अलग होता है। एक चीज़ों में वो काफ़ी देखने का नजरिया और उनके यानी संदीप, आपने एक्सपर्ट एडवाइस ली है इस पूरे मामले में? किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट से आपने राय ली है? क्या आपने वो जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी है कि आपने एक्सपर्ट एडवाइस ली है और उसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग व्यक्ति हैं? आज कोर्ट में वो सबमिशन करते वक्त हमने बताया था कि वो व्यक्ति वो नहीं है और उनमें वो उनको बताया गया था कि वो प्रॉपरली जो रिपोर्ट आई है, अभी फाइनल कंफर्मेशन रिपोर्ट अभी आना बाकी है,
लेकिन जहां तक जितने फेस के मेजर पार्ट्स ऑफ द एरिया जो कवर किए गए उसमें वो मैच नहीं खाते। इसके अलावा और कोई बड़े सवाल जो आपके मुताबिक इस मामले में पुलिस की थ्योरी से विरोधाभास, क्योंकि आप बिल्कुल अलग बात सामने रख रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से अलग पूरा मामला बनाकर कह रही है, और एक दो नहीं 10-10 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो पूरा बड़ा महकमा, पूरी तरह से पुलिस महकमा इसमें लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो कोर्ट में रेज किया गया है कि फिंगरप्रिंट्स का इशू, फिंगरप्रिंट्स में पहली बात तो कोई फॉरेंसिक टीम इनिशियली जब ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त उन्होंने कोई फॉरेंसिक टीम इमीडिएटली स्पॉट पे आई नहीं है और उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है, किसी बिल्डिंग को या स्टेयरकेस को सील नहीं किया गया है। और वो जो 6th फ्लोर पे जो फुटेज दिखा रहे कि वो उसका हाथ वो उसके साइड वुड पे है। तो बहुत से सवाल हैं जो आपने उठाए हैं। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट से भी कई जानकारियां सामने आई हैं। क्या नई जानकारी सामने आई आपको बता दें। मेडिकल रिपोर्ट में सैफ को 5 गहरे जख्म थे। सैफ को पीठ पर बाईं तरफ चोट थी, बाईं कलाई में, गर्दन पर दाहिनी तरफ चोट थी, दाएं कंधे और दाहिनी कोहनी पर चोट थी। अस्पताल में 4:11 पर सैफ का एडमिशन हुआ था। तो हम आपको मेडिकल रिपोर्ट भी आइए दिखाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आई है तो इस मेडिकल रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि दरअसल कितने बजे एडमिशन हुआ और कहां पर उन्हें चोट लगी थी। तो देखिए ये है वो मेडिकल रिपोर्ट और इसमें जो बड़ी जानकारी है हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। गर्दन पर देखिए 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म था, ये जानकारी है सामने। तारीख लिखी है यहाँ पर, समय भी लिखा है कि कितने बजे एडमिशन हुआ, यानी 4:11 पर एडमिशन हुआ। अननोन पर्सन ने हमला किया था, ये बताया गया इसमें। और इसके अलावा पीठ पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर का एक जख्म था, बैक पर, पीठ पर यह जख्म था। गर्दन पर 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म था, ये बताया गया है। लेसरेशन है 3 से 5 सेंटीमीटर का। और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, तो मैं उनको भी चाहूंगी कि मैं उनको यहाँ मेरे साथ बुलाऊं और हम इस रिपोर्ट में जो ये बताया गया है इसके बारे में और बात करें। सर, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आएंगे तो ये जो जानकारी है इसमें कई अहम जानकारियां हैं, जिसमें ये बताया गया है कि देखिए ये है रिपोर्ट, इसमें ये बताया गया कि किस तरह से भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे अहम मैं चाहूंगी कि आप हमें वो बताएं जिसमें कि लैसरेशंस हैं, वो डॉक्टर से हम पूछ सकते हैं। सर, 5 जगह जख्म है और अलग अलग जानकारी है जिसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि कितना गहरा जख्म था। तो देखिए ये जो जख्म है वो ये देखिए, हमले के वक्त 2:30 बजे ये हमला हुआ है, घर पर हमला हुआ है। और ये यहाँ पर जानकारी है कि लैसरेशन ओवर बैक 0.5 to 1 सेंटीमीटर। कितना गहरा होता है ये जख्म? देखिए, जब हम मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, ये पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी में आता है या एडमिशन के लिए आता, तो हम मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें जो हमें सामने दिखता है उसी को हम लिखते हैं। यानी दिखने में, यानी 2D, यानी सामने की तरफ जो चमड़ी पे घाव हुए हैं उनको ही हमने देखा। तो इसमें आमतौर पे गहराई नहीं लिखी जाती और इसमें भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कहीं पे गहराई नहीं है। लेकिन इसको हम गहराई को देखना चाहे तो जो ऑपरेशन नोट्स होते हैं उनके अंदर हम गहराई भी लिखते हैं, ऐसे मेडिको लीगल केसेस में, कि कितना गहरा था। 2.5 इंच का चाकू निकला तो 2.5 इंच अंदर गया मतलब होगा। आप ये कह रहे हैं कि जब आते हैं, जैसे ही पेशेंट आया उस वक्त एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिस रिपोर्ट में सर आ जाइए। तो आप ये बता रहे हैं कि उस वक्त जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो सामने जो दिखाई दे रहा है बस उतना ही लिख दिया जाता है। जख्म दिखते हैं उनको बतलाया जाता है, लेकिन उसकी गहराई कितनी है ये आमतौर पे उसके बाद मरीज को इलाज के लिए ले जाया जाता है। और अगर अंदर गहराई देखनी है तो हम जख्म के साथ आमतौर पे छेड़खानी नहीं करते हैं उस समय। और उसके बाद जब वो ऑपरेशन में ले जाते हैं और उसके बाद में उन जख्म को इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें हम ऑपरेशन नोट्स में लिखते हैं कि कितना गहरा जख्म था, क्या क्या चीज़ अंदर इंजर हुई, ये सभी चीज लगते हैं, किसको कैसे रिपेयर किया। कि अगर वो दूसरा रिपोर्ट भी हो तो और बेहतर तरीके से बताया जा सकता है कि कितना गहरी चोट थी। हाँ, और काफी चीजें तो हम लिख देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो चीजें वास्तव में ऑपरेटिंग सर्जन को पता होती हैं, जो शायद लिखी भी नहीं जाती। तो इसलिए उस सर्जन को भी कोर्ट बाद में बुला करके उसको पूरा पूछते हैं उनसे। लेकिन अब अगर हम इन जख्मों की बात करें जो अभी बताए गए हैं, ये 5 जख्म हैं। देखिए ये तस्वीर है जब वो वापस आए 5 दिन के बाद, जब घर वापस लौटे। ये तस्वीर है जिसमें वो हाथ उठाकर अभिवादन करते हैं लोगों का और फिर खुद वॉक करके घर। इतने जख्म लगने के बाद, जितने हमने दिखाए हैं, जितने शुरुआती मेडिकल लीगल रिपोर्ट में, उसके बाद क्या इस तरह से इतनी रिकवरी हो सकती है?
बिल्कुल ये रिकवरी हो सकती है। कारण क्या है कि जो ये चल रहे हैं इसमें काफ़ी हिस्सा उन्होंने ढका हुआ है, तो इसमें हमें बाएं हाथ के ऊपर एक पट्टी दिख रही है, पीछे ऊपर कॉलर के पास एक छोटी सी पट्टी, तो हमें जख्म वास्तव में दिख नहीं रहे। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहे हैं या कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि मांसपेशियां ठीक से काम कर रही हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट नहीं है किसी तरीके का। सर, क्योंकि जब सैफ एडमिट हुए और उसके बाद डॉक्टर्स ने जिन्होंने ट्रीट किया उन्हें, ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है और उन्होंने जिन्होंने ट्रीट किया उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर और 2 सेंटीमीटर अंदर होता चाकू तो फिर उनकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो सकती थी, यानी इतना गहरा गया था चाकू। जैसे ये चाकू जाता है तो सबसे पहले चमड़ी को, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू को, उसके बाद मसल्स को, फेशियास को, उसको करने के बाद में वो हड्डी को भी भेद करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, जिसमें सारी नर्व्स जा रही हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को इसने छेद दिया जिससे वो फ्लूइड आया। और उस कवरिंग के लगभग कुछ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर दूर पे उसमें नर्व टिश्यू होता है। तो ये फॉर्चुनेट रहे कि उस नर्व टिश्यू लेकिन सर जब वहां तक गया जहां तक आप कह रहे हैं, उसके बाद रिकवरी हो सकती है? नहीं, उसके बाद कई बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, वापस सीएसएफ लीकेज। तो हर ऑपरेशन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो नहीं होता तो मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर लंबे समय तक वो प्रॉब्लम। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त ले लेते हैं, आपसे बात करेंगे। लेकिन हमले के बाद सैफ अली खान ने आज अपना बयान दर्ज कराया है। पहले उन्होंने, क्योंकि वो अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था, इसलिए बयान दर्ज नहीं कराया था। बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया है सैफ अली खान का बयान। तो सैफ अली खान का पहला इस पूरे मामले पर बयान पुलिस के सामने अब दर्ज हुआ है। सैफ ने बताई है हमले की पूरी कहानी। 12वीं मंजिल पर जहांगीर के कमरे में था हमलावर, ये कहा है सैफ ने। हमलावर को मैंने दबोचा, तब उसने मुझ पर हमला किया, सैफ अली खान ने अपने इस बयान में बताया। इसके अलावा सैफ ने पुलिस को क्या कुछ बताया है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि सैफ अली खान का बयान अब तक दर्ज नहीं हुआ था इस मामले में। सैफ अली खान क्योंकि अस्पताल में भर्ती थे, इस वजह से ये बयान दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन अब सैफ अली खान ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है, यानी सैफ ने खुद बताया है उस रात क्या कुछ घटा उनके घर में। सैफ का जो बयान है वो क्या बताता है, देखिए। 16 जनवरी की रात 11वीं मंजिल पर करीना के साथ वो थे, अपने बेडरूम में थे। नर्स एलियामा की आवाज़ सुनकर जहांगीर के कमरे में गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जहांगीर के कमरे में गया। एलिमाया जो उनकी स्टाफ है वो वहीं पर रहती है, यानी जहांगीर के कमरे में, उनके बेटे के कमरे में रहती है। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को उन्होंने वहां पर देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया, ये कहा सैफ ने। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। ये बयान सैफ ने अब बांद्रा पुलिस के सामने दर्ज कराया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि टीवी 9 पर तैमूर की पूर्व नर्स ललिता ने भी कई अहम दावे किए हैं सैफ अली खान के घर को लेकर, करीना कपूर के घर को लेकर। उन्होंने कहा कि टीवी जो उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। आउटसाइडर कैसे घुसा, ये सवाल उठाया है ललिता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा टीवी 9 से इस खास बातचीत में, सुनिए। मुझे तो लगता है कि ये कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड हो गया है। और एंट्री और एग्ज़िट की बात करेंगे आप तो एकदम से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग है, कोई एकदम ऐसे हाईटेक नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन है या ये है। बट यहाँ पे वॉचमैन रहता है जो कि डे टाइम में रहता है और नाइट में रहते हैं। और दूसरा गेट है जहाँ से कार की एंट्री होती है, वह एग्ज़िट होती है। 2 ऐसे है गेट, बट दोनों तरफ तो वॉचमैन तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। डोर के पास ऐसे कोई गार्ड नहीं है, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरा प्लेस की हुई है। बस वहाँ पे सीधा वो हाउस स्टाफ रहते हैं, वो लोग डोर ओपन करते हैं, पूछते हैं। फिर ऐसे लगा पहले से उनको ऐसे मतलब बताया जाता कि कोई उनको मिलने वाला है, आने वाले हैं उनको मिलने के लिए, तभी उनके लिए अंदर एंट्री होती है। नहीं तो कोई बाहर का होता है जिनको कुछ सामान देना होता है या जिनको कुछ कुछ बुके वगैरह कुछ ऐसे हो जाता है देने के लिए, तो वो हाउस स्टाफ ले लेते हैं। तो वो एक तरह से वो एक उनकी एंट्री और एग्ज़िट होती है जो आउटसाइडर आते जाते हैं। ऐसे बाहर ऐसे कोई सिक्योरिटी बैठा नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी कैमरा फेस किया हुआ है वहाँ पे।
हमारे साथ लेकिन यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानते हैं। सर, ये जो सवाल उठ रहा है बार बार, और ये सिर्फ सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहा है, कई बड़े पॉलिटिशियंस मुंबई में ये सवाल उठा चुके हैं कि रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हुई। तो रिकवरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी चोट लगने के बाद, इतने गंभीर जख्म होने के बाद, जिसमें इतना बड़ा चाकू का टुकड़ा शरीर से निकाला गया, रिकवरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या वो सवाल जायज़ हैं? क्या हो सकती है इतनी जल्दी रिकवरी, या इसमें आपको भी लगता है कि कोई मामला है? बिल्कुल ये रिकवरी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, डिफरेंस होता है कौन पेशेंट किस तरीके से उस चोट को लेता है। हम लोग जो रिपेयर कर देते हैं उसके बाद में नियर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और उसके बाद वो व्यक्ति के अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं है, यानी किसी प्रकार की नर्व या वेसल्स का डैमेज नहीं है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ चालू कर सकता है। फिर उसको धीरे धीरे हम देखते हैं कि कितना तक हम उसे अलाउ करें। लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि ये और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और अच्छा है ये सब कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके की रिकवरी कई बार हम पेशेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मेटिकुलस सर्जरी अगर की जाए तो इस तरीके की रिकवरी भी मिल जाती है। इस तरह की रिकवरी जिसमें जो जितना बड़ा वुंड था उनकी कमर में या उनकी गर्दन पे जो चोट है बाकी जगहों पे, क्या इसमें स्टिचेस आए होंगे या बिना स्टिचेस के ये पूरी सर्जरी भी क्योंकि की गई उनकी? एक्चुअली मेरे पास सर्जरी क्या की गई, कितनी की गई, ये हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन साधारणतः जो इतने बड़े वुंड होते हैं उनमें स्टिचेस लगाए जाते हैं, और अगर प्लास्टिक सर्जन लगाता है तो कुछ महीन धागों से लगाते हैं ताकि वो निशान कम रहें। और इस तरीके से स्टिचेस तो लगते हैं आमतौर पे ऐसे केसेस में। अगर मसल्स का डैमेज होता है तो उनको भी हमें कई बार रिपेयर करना पड़ता है, और कई बार इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स का भी डैमेज हो जाता है, जिसमें हम लोग उनका रिपेयर भी करते हैं। तो इसमें वुंड को पूरा एक्सप्लोर किया जाता है, उसको पहले से देखा जाता है, और आजकल हमारे पास में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि ऑपरेशन के दौरान हम मसल्स को, नर्व को स्टिमुलेट करके देख लेते हैं कि इसमें इंजरी तो नहीं है। तो ड्यूरिंग सर्जरी जो न्यूरो स्टिमुलेशन है उसके द्वारा हमें पता लग जाता है। ब्लड वेसल्स की हम एंजियोग्राफी करके भी कई बार देख लेते हैं जब ज़रूरत होती है, हर केस में नहीं करते। और अगर ऐसा है तो साधारण वुंड जो है वो हील कर जाते हैं। लेकिन आपके मुताबिक दोनों तरह के मामले सामने आते हैं, ऐसे भी जिसमें रिकवरी हो सकती है और ऐसे भी जहां पर इतनी जल्दी और इस तरह की रिकवरी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।